देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएसआई के लिए मूल विधि। ठीक है। मूल विधि, देखिए मूल विधि होती क्या है। सबसे पहली बात, वो कानून जिसके तहत हम लोग या हम लोगों को के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई होती है, जिसमें हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई किस तरीके से होनी, ये सब कुछ इसमें लिया गया है, तो इसको एक प्रकार से कानून कह सकते हैं। ठीक है ना। मूल विधि बाकी आपके मेन यूपीएसआई में पूछी जाएगी, जो अभी करंट में आया हुआ फॉर्म है, तो ये स्पेशल यूपीएसआई के लिए एक क्लास है। ठीक है। मैं पुलिस विभाग में ही हूँ, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं आपको मूल विधि ज़्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है। बाकी आप एक क्लास करके देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है। जैसा हो अपना फीडबैक जरूर कमेंट में दीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीपी एक्ट भी कहते हैं। ठीक। ये डीपी एक्ट 1961 में आया था। ठीक है। देखिए, 1959 में पहली बार ये लोकसभा में पेश किया गया, परंतु पारित नहीं हो पाया। ठीक। 1961 में पहले संयुक्त अधिवेशन में, जो भारत का पहला संयुक्त अधिवेशन 1961 में हुआ, उसके द्वारा इसको पास किया गया, जिसमें जिस समय पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। इसमें कुल धाराएं 10 हैं और अध्याय 0 है। कुल मिला के इसमें भाग नहीं है, केवल धाराएं 10 हैं। ठीक। और छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। धारा 1 क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या है? डीपी एक्ट 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है। विस्तार इसका क्या होगा? संपूर्ण भारत होगा। प्रारंभ कब हुआ? देखिए, इसमें जो इसकी स्वीकृति दी है राष्ट्रपति ने। ठीक है। राष्ट्रपति ने जो स्वीकृति दी है वो 20 मई 1961 को दी है। 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ है। ठीक। पहली धारा किसी भी अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ही होगी। ठीक है। धारा 2 है, इसमें अधिकतर परिभाषाएं आती हैं। इसमें दहेज की परिभाषा दी गई है। दहेज की परिभाषा क्या है? आप देखिए, कोई भी संपत्ति, बहुमूल्य प्रतिभूति, कोई भी संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति हो जो एक पक्ष के किसी भी व्यक्ति से दूसरे पक्ष के किसी भी व्यक्ति को दी गई है। ठीक है। इसमें ये जरूरी नहीं कि लड़की वाले की तरफ से लड़के वाले की दी गई हो, लड़के वाले की तरफ से लड़की वाले की दी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये भी जरूरी नहीं कि लड़की के माँ बाप ही दे। दहेज का मतलब होता है कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति, वो लड़की या लड़का किसी भी पक्ष को किसी के भी द्वारा दिया जाए तो दहेज होगा। ठीक है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, जो महर है। महर जो दहेज नहीं होता है, ये एक इस्लामिक कानून में शब्द है महर। ठीक है। इसमें क्या होता है, लड़का जो है वो लड़की के लिए सामान्य देता है, तो एक प्रकार से कहते हैं लड़का दहेज देता है लड़की को। ठीक है। तो ये इस धारा से अलग है, कुल मिला के इसका अपवाद है। मतलब महर जो है ये दहेज नहीं होता। ठीक है। महर क्या होता है? ये इस्लामिक कानून में इसका वो दिया गया है। ठीक है। इसकी परिभाषा दी गई है। महर कुल मिला के शॉर्ट में आपको बताऊं तो यही है कि एक लड़का एक लड़की को जो सामान देगा, एक लड़का पक्ष एक लड़की पक्ष को जो सामान देगा, वो महर होगा। ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन आता है इससे, यूपीएससी में पिछले बार आ भी चुका है। हरविंद सिंह बनाम गुरुचरण कौर, 1889 केस। ठीक है। इसमें क्या है कि जब तक दहेज की मांग नहीं की जाएगी, मांग की पुष्टि नहीं होगी, तब तक दहेज नहीं होगा। दहेज प्रथा नहीं लगेगी या एक्ट वहां कार्य नहीं करेगा जहां दहेज की मांग नहीं होती। अगर कोई अपने स्वेच्छा से अगर दहेज दे रहा है तो वो दहेज नहीं होता। ठीक। और प्रत्येक मांग एक अपराध होगी। कि अगर मान लो एक महिला की शादी हुई, ठीक है, एक महिला की शादी हुई, ये मैंने महिला मान ली, ठीक है, इसकी शादी हुई, ठीक, 2020 में। हम्म? अब 2021 में इससे एक बार दहेज मांगा गया कि अपने पापा से कहो गाड़ी लेके आए। ठीक है। गाड़ी लेके है ना। 2022 में कहा गया है कार लेके आए। ठीक। 2023 में कहा गया कि नहीं एक प्लॉट खरीदे। ठीक। अब देखिए, अगर ये महिला चाहे तो 2021 में भी इनके खिलाफ दहेज प्रथा अधिनियम लिखवा सकती है, 2022 में भी लिखवा सकती है, 2023 में भी लिखवा सकती है। दहेज प्रथा जितनी बार भी दहेज की मांग की जाएगी उतनी बार लिखी जा चुकी।
हर बार एक अलग अपराध होगा ये इस पॉइंट का कहने का मतलब है। इस केस में जो कहा गया, अगर मांग नहीं होगी तो वो दहेज प्रथा नहीं लगेगी। अगर मांग होगी, जितने बार मांग होगी उतने बार एक अपराध होगा। 2021 में मांगा गाड़ी, ठीक, ये एक अपराध हुआ। 2022 में मांगा कार, ये एक अपराध हुआ। 2023 में मांगा प्लॉट, ये एक अपराध हुआ। तो 3 मुकदमे इनके खिलाफ लिखे जाएंगे। ठीक है, ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा 3। धारा 2 हमने पहले ही धारा क्या थी, संक्षिप्त नाम, परिभाषा, नहीं समझे, संक्षिप्त नाम और कब लागू हुआ, ठीक, और इसका विस्तार कहाँ तक। दूसरी थी परिभाषा, दहेज की परिभाषा। दहेज क्या है, कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष को दी जाए, यही दहेज है। ठीक। तीसरा रहा दहेज का धारा 2 में ही दहेज का अपवाद है महर। महर क्या है, इस्लामिक कानून है। इस्लामिक कानून है, इसमें लड़के वाले लड़की वाले की तरफ देते हैं। ठीक है। धारा 3 देखिए क्या है, दहेज हेतु दंड है। दहेज लेने या देने पर कम से कम 5 वर्ष की जेल होगी और 15,000 का जुर्माना, या फिर जो दहेज की कीमत होगी वो जुर्माना होगा। ठीक, इन दोनों में कोई एक होगा। ठीक, और ये कंपलसरी, कम से कम 5 वर्ष तक का जेल, 15,000 की जुर्माना है। जो दहेज, इसमें जो ज्यादा होगा वही लिया जाएगा। ठीक है। धारा 4 देखिए, दहेज मांगने पर दंड। ये क्या था, दहेज हेतु, लेने या देने दोनों के लिए, ये मांगने के लिए। धारा 4 क्या है, मांगने पर है। मांगने पर 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और 10,000 तक का जुर्माना है। ठीक है। और हाँ, एक चीज, दंड को शास्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं हर जगह दंड ही मिले, शास्ति भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें सजा और वो आता है, ये ध्यान रखिएगा। धारा 4 का है, दहेज संबंधी विज्ञापन प्रतिबंध। जैसे ये नहीं होता कि नहीं, किसी की शादी नहीं हो रही है तो लोग पेपर में निकलवाते हैं कि ये मेरी बेटी है और इससे जो शादी करेगा उसको मैं एक प्लॉट, एक फ्लैट, ठीक है, पर पेपर में निकलवाते लोग, ये इनसे जो शादी करेगा मैं उनको एक गिफ्ट दूंगा या फिर कुछ रुपए, है ना, रुपए, ये सब हम गिफ्ट देंगे। तो इस पे प्रतिबंध है, इस पे पूर्ण प्रतिबंध है। और इस पे जो सजा है वो 5 वर्ष तक है, 6 माह से 5 वर्ष तक, और जुर्माना 15,000 रुपए तक है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। धारा 5, दहेज के प्रति एक किए गए वादे शून्य होंगे। अब देखो ये क्या होता है, दहेज के प्रति किए गए वादे। दहेज के प्रति किए गए जो वादे होते हैं, जैसे मान लो ये लड़का है, ठीक है, और ये लड़की। लड़का ने जब लड़की शादी की तो लड़की घर वालों ने कहा कि तुम मेरी लड़की शादी कर लो, मैं तुम्हें नौकरी लगवा दूंगा। ठीक, नौकरी लगवा दूंगा। ठीक, लेकिन क्या हुआ, शादी हो गई, उसके बाद इन्हें नौकरी नहीं लगवाई। अब ये लड़का पुलिस के पास जाएगा। ठीक, वहां बताएगा कि इस लड़की ने, हाँ, मुझसे शादी करने के लिए वादा किया था कि तुमको नौकरी दिलवा देंगे, लड़की घर वालों ने, लेकिन हमको नौकरी नहीं दिलवाई। धारा 5 में वही कहा गया है कि अगर ऐसे कोई वादे होंगे तो वो शून्य माने जाएंगे, बस। तो आप ये जो इसमें लड़का है, ये पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकता कि इनने कहा था मेरी नौकरी लगवा देंगे, लेकिन नौकरी नहीं लगवाई इनने। ठीक है, ये है धारा 5। धारा 6 देखिए, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फायदे। सीधी सी बात है, दहेज जो भी होगा वो पत्नी का होगा या फिर उसके बच्चों का होगा। इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। विवाह के पहले अगर दहेज दिया गया हो तो विवाह के 3 माह में, 3 माह के भीतर भीतर हो जानी चाहिए पत्नी के नाम हस्तांतरित। ठीक है, विवाह के समय दिया गया हो तो 3 माह के बाद हो जानी चाहिए पत्नी के नाम हस्तांतरित। अगर 18 से कम उम्र रही हो महिला की, उसकी शादी हो गई हो, तो 18 की होने पर 3 माह में पत्नी के नाम हस्तांतरित होने जाने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसी में सजा का भी प्रावधान है। 6 से 2 वर्ष के लिए सजा और 5 से 10,000 तक का जुर्माना है। ठीक है, इसमें एक चीज और पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कि दहेज पर अधिकार पत्नी और उसके बच्चों का होगा, पति का नहीं होगा। ठीक है। धारा 7 है, अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है, 2 लोग ले सकते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, और इसकी अपील कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अपील कोई भी कर सकता है। जैसे मान लो इसमें ये महिला पीड़ित है, ठीक है, तो ये भी कर सकती है, इसका कोई रिश्तेदार होगा, रिश्तेदार भी कर सकता है। ठीक, पड़ोसी कर सकता है, काफी सारे एनजीओज हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कर सकता है, कुल मिला के शिकायत कोई भी कर सकता है। कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर होगी।
जो यहाँ से कंप्लेंट मिलेगी, अपील जब होगी तो जो कंप्लेंट मिलेगी, कंप्लेंट के आधार पर पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाएगी, वो रिपोर्ट माननीय न्यायालय भेजेगी, वहां मजिस्ट्रेट साहब अपना कार्रवाई करेंगे। ठीक है। धारा 8 देखिए, अपराध की प्रवृत्ति। अपराध की प्रवृत्ति ये संज्ञेय अपराध है और अशमनीय है। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है कि 3 साल से ऊपर की सजा, बिना वारंट इसमें गिरफ्तारी हो सकती है और गैर जमानती होता है। ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल नहीं, कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल। ठीक है। हाँ, संज्ञेय अपराध होता है 3 साल से ऊपर, इसमें जमानत नहीं हो सकती और गैर वारंट, बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। अशमनीय का मतलब होता है कि इसमें समझौता नहीं हो सकता। ठीक है। बल्कि रियल लाइफ में बहुत समझौते होते हैं। अभी आप जब सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, उसके बाद जब विभाग में आएंगे तो आप देखेंगे कितने समझौते होते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें केवल पढ़ने और उसकी बातें हैं, पेपर में आएगा तो इसीलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। मैं उसी विभाग में नौकरी कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला धारा है 8A। 8A क्या है? सबूत का भार। सबूत का भार का सीधा सा मतलब है जो आरोपी होगा, आरोपी अपने आप को दोष मुक्त करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। देखिए, आरोपी की जिम्मेदारी है कि वह स्वयं को दोष मुक्त होने का सबूत दे। आरोपी की ही जिम्मेदारी है कि वो अब सबूत दे कि नहीं, उसने ये ऐसा कार्य नहीं किया, ऐसा क्राइम नहीं किया है। ठीक है। दहेज के लिए प्रताड़ना नहीं की है। धारा 8B है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। ठीक। दहेज प्रतिषेध अधिकारी होता है, ये SI रैंक का ही होता है, सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं यही होता है। ठीक है। इसकी कार्य और जिम्मेदारियां कानून का अनुपालन, दहेज का को यथास्थित रोकना, साक्ष्य एकत्र करना। ठीक है। आयो आयो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक का ही होता है। ठीक है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा करती है और जरूरत के हिसाब से कितनी भी कर सकती है नियुक्ति। ठीक है। अब देखिए, अगला धारा है, केंद्र सरकार इस पे नियम बना सकती है। धारा 10 है, राज्य सरकार इस पे नियम बना सकती है। तो कुल 10 धाराएं थी, हमने 10 की 10 कंप्लीट कर ली। ठीक है। बाकी हर जो हमारा एक्ट है, ठीक है, मेजर एक्ट जो भी है जो हमारे पेपर में आएंगे, ठीक है, सारे से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, उसके बाद मैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग मिलके। ठीक है। प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सारे हम लोग इसमें मैनेज करेंगे। ठीक है। तो हर एक एक्ट होगा, उसके बाद उसकी एक्ट के बाद उसकी प्रैक्टिस होगी, जिससे हम लोग बहुत अच्छे से इस मूल विधि को समझ पाए। और 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है। कहते तो 7 से 8 हैं, लेकिन मैं जानता हूं, मैं पेपर दिया हूं कि इसमें जो है 2 से 3 आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले सेक्शन में घुस जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। एनालॉजी वगैरह इसमें, तो कुल मिला के 8 से 10 क्वेश्चन का वो है। तो इनको मैं बहुत अच्छे से तैयार करवा दूंगा आपका। ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और भी बाकी आपके साथी जो भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी सब इंस्पेक्टर रैंक, ठीक है, अभी तो UPSI चल रही है, वो किसी भी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी सब इंस्पेक्टर रैंक के अगर एग्जाम होना है, किसी भी पुलिस का, किसी भी स्टेट पुलिस का, ठीक है, तो उनमें ये पूछा जाएगा और उनके लिए लाभदायक है। ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब करेंगे हम लोग इसकी प्रैक्टिस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।